इससे होती कि ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति भारतीय प्राग प्राग ऐतिहासिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि प्राग हड़प्पाई चरण से लेकर के पर्वतीय हड़प्पाई चरण के रूप में अलग अलग स्थानों पर पाया जाता है। कितनी समग्रता आ गई इस। जब मैं आपको पीटी में पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति हड़प्पा से पहले भी मिलती है, हड़प्पा के साथ भी मिलती है, हड़प्पा के बाद भी मिलती है। तो एक लाइन के अंदर वो सारी रामकथा उसको समझ में आई कि इसको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के बारे में डिटेल में पता है कि आखिर थी कैसे। क्योंकि हड़प्पा में अगर कांसा बन रहा है तो तांबे से ही बन रहा है ना। तो ये तो सच है कि हड़प्पा से पहले की है संस्कृति, लेकिन ये भी सच है कि कैथा में, अहर में, नवदा टोली में, इनाम गांव में ये सब हड़प्पा के बाद के स्थल हैं। ठीक है, तो आपको क्या लिखना चाहिए था इसके भूमिका में कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति से तात्पर्य भारत के प्रागैतिहासिक क्यों बोल रहा हूं मैं, प्री हिस्ट्री क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर लिटरेरी सोर्स अभी है नहीं। ठीक है, तो आप ऐसे ऐसे शब्दों को सीधा सीधा भूमिका में डालेंगे कि भारत के प्राग ऐतिहासिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि प्राग हड़प्पाई चरण से लेकर परवर्ती हड़प्पाई चरण तक भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप में प्रदर्शित होता है। इज इट क्लियर? ऐसी समग्रता के साथ आपको इसकी हेडिंग, मैं ये नहीं कह रहा यही वाली हेडिंग दो, इस टाइप में कंप्लीट हेडिंग आपको देनी है। कंप्लीट हेडिंग का मार्किंग कुछ और होता है। ठीक, फिर उसके साथ ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के लिए आपको क्या करना है, एक छोटा सा मैप लेना है। मैप में आपको साइड में बनाना है, छोटा सा, बहुत घेरना नहीं। अच्छा, मैप के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा स्पेस नहीं घेरना है कॉपी का। मैप बनाना अच्छी बात होती है, लेकिन मैप ही बनाना अच्छी बात नहीं होती। कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन ना लिखने के लिए आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? क्या आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? कोई जना एक एक जना कोई बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है अच्छन? हेलो, सर आवाज आ रही है आपकी। हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, लेकिन शायद इधर से नहीं आ रही। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हाँ, ठीक है, ओके, ठीक ठीक ठीक, ओके। चलो, हम ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की बात कर रहे थे, तो इसमें मैंने आपको बताया कि हेडिंग आपको ऐसे कंप्लीट देनी थी इसके अंदर। सेकंड पॉइंट इसमें क्या था कि इसकी प्रमुख विशेषता, तो इसका तो सीधा सा क्वेश्चन है, कोर क्वेश्चन है, प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, तो आपको ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं पता है? नहीं पता है तो आप ताम्रपाषाणकालीन अलग से जाके पढ़ना घर पे। प्रमुख विशेषताओं में आपको क्या लिखना था, एक मैप बनाना था साइड में। सभी बच्चे ऐसा करेंगे, मैप बनाएंगे छोटा सा, जैसे कि राजस्थान में आहर, एमपी के मालवा में कैथा,
इधर नर्मदा घाटी में नवदा टोली, गुंगेरिया, इसे कुछ कुछ प्लेसेस के आप घर पे जाके नाम याद करेंगे। ठीक है, डेली डेली इन सब क्वेश्चन से रिलेटेड टास्क में आपको देता जाऊंगा। तो इस टाइप के लिथिक एज के जो मेन मेन स्थल हैं उनके आप नाम याद कीजिए। कभी कभी क्या होगा, जैसे आगे एक उत्तर प्रदेश वाला मैंने क्वेश्चन पूछ रखा है, तो आप क्या है ना, उन प्लेस को मैप के द्वारा थोड़ा थोड़ा लोकेट कर देना। ठीक है, तो आपको साइड में बनाकर वो उन प्लेसेस को लोकेट करना था। विशेषताओं में क्या है ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति की? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के विशेषताओं में सब लोग जानते हैं। तो इसके दो तरीके हो सकते हैं, चाहे तो आप विशेषताओं को डायरेक्ट पॉइंट वाइज लिख सकते हो, या फिर इसको आप अलग अलग हेडिंग में बांट सकते हो कि राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, विशेषता क्या थी इसकी, आर्थिक विशेषता क्या थी इसकी, सामाजिक विशेषता क्या थी इसकी, बहुत सांस्कृतिक विशेषता क्या थी इसकी। ठीक है, तो अच्छा मुझे एक चीज आप बता देना, इन क्वेश्चंस के जो कुछ कुछ चीजें अगर आपको लगता है कि इसके आंसर्स को आप डिस्कस करने टाइम पे आंसर्स के उस पॉइंट्स को भी, वो चीज को भी बता देना, तो आप बता देना, मैं उसको लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, बाकी 1 घंटे में सिर्फ मैं आपको दिशा देता जाऊंगा ना, तो आप उस तरीके से क्वेश्चंस को, आप क्वेश्चन को मैच कर लोगे मैंने आप क्या गलती की है इस क्वेश्चन को लिखने में। ठीक है, बाकी कोई ऐसा बहुत ही लगे कि आपको ये मैटर नहीं मिल रहा है, तो उस मैटर के लिए आप स्पेशली टेलीग्राम पे पूछ लेना। ठीक है, हो सकेगा तो हम हिस्ट्री ऑप्शनल का एक अलग ही ग्रुप बना लेंगे, वहां पे आप आंसर लिख के भेज सकते हो। ठीक, तो इसमें आपको जैसे मैं जैसे आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन में डायमेंशन वाइज लिखिए। ठीक है, सबसे पहले लिखिए राजनीतिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था। तो राजनीतिक व्यवस्था में क्या हो सकता है, राजनीतिक व्यवस्था में आप लिख लीजिए कि इस काल में, अब ऐसा तो नहीं है कि बहुत बड़े राजे महाराजे कुछ आ गए थे, कुछ तो था नहीं, तो ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति में राजनीति के विकसित प्रमाण हमें नहीं पाए जाते हैं, किंतु कुछ हद तक शासन, कुछ हद तक कह सकते हो उसको, कुछ हद तक असमान, कहते हैं ना कि एक, क्या बोलेंगे उसको, जो पावर ग्रुप जिसको बोलते हैं, शक्तिशाली वर्ग के प्रमाण हमें मिलते हैं, जिससे ये कहा जा सकता है कि छोटे छोटे क्षेत्रों में राजनीति की प्रारंभिक शुरुआत मिलती है। केवल इतना ही लिखेंगे, बाकी बड़े प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, ये आपको डिसाइड कर रही है कौन सी युग की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सी चीज बड़ी हो जाएगी कौन सी। तो राजनीति वाले में छोटा सी पॉइंट आएगा इसमें, क्योंकि इस टाइम पर राजनीति जैसा कुछ तो हुआ नहीं था। आर्थिक, आर्थिक में आप कह सकते हो कि आर्थिक के अंदर अलग अलग पॉइंट बना दो। ताम्रपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से उत्पादक संग्राहक थी। ताम्रपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था में धातु का प्रथम प्रयोग के साक्ष्य में मिलते हैं, जिसमें तांबे का प्रयोग किया गया है। ताम्रपाषाणकालीन अर्थव्यवस्था में व्यापार वाणिज्य के भी साक्ष्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए ये तांबे का निर्यात करते थे हड़प्पा सभ्यता को। ताम्रपाषाणकालीन स्तर में उत्पादन के प्रारंभिक साक्ष्य हमको मिलते हैं, जिसकी शुरुआत नवपाषाण काल से मिलती है, जिसमें गेहूं, जौ, चने के हमको प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि नवपाषाण काल में पहले ही उत्पादन शुरू हो गया था ना। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता में, जिसमें अलग अलग गांव में, जैसे इनाम गांव में हमको गाय के गोबर वगैरह सबके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, ये हो गया इसके आर्थिक बिंदु। सामाजिक बिंदु में सामाजिक असमानता के पहले साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें जौरवे के अंदर एक गोलाकार घर है, बीच में आसपास आयताकार घर हैं। लिखना, ऐसे उदाहरण लिखना। सामाजिक असमानता के प्रमुख साक्ष्य, प्रारंभिक साक्ष्य मिलते हैं, लास्ट में ब्रैकेट बना के, उदाहरण के लिए जौरवे में पाए जाने वाले घरों में असमानता। दूसरा लिख दो, धार्मिक, धार्मिक वाले जीवन में भी आप लिख सकते हो कि ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के अंदर धार्मिक विश्वासों के प्रमाण मिलते हैं। उदाहरण के लिए मृण मूर्तियां, जिसको मातृ देवी संबंधित मूर्तियां, वो पाई गई हैं। ताम्रपाषाणकालीन स्थल में समाधानों के भी प्रमाण से धार्मिक अभिव्यक्ति व्यक्त होती है, जिससे व्यक्त होता है कि इनका पारलौकिक जीवन में व्यवस्था विश्वास था। लिख देना कि कब्रों में पाए गए जीवन से रिलेटेड, मृतकों के साथ जीवन से रिलेटेड कुछ वस्तुएं। तो इस टाइप की चीजें आप देखोगे, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को इसकी विशेषता लिखना था। ठीक है, डायरेक्ट विशेषता लिखने से अच्छा इसको बांट 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 सब अपने अपने अकॉर्डिंग लिखिए, लेकिन बांट बांट के क्लियर लिया, इसकी विशेषता लिख लीजिए। लास्ट में इसमें कंक्लूजन क्या क्या करोगे संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के साथ साथ में? कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि ताम्रपाषाणकालीन इतने इतने युग तक चलता रहा, और इसके
प्रमाण हमें उत्तरी क्षेत्र, मतलब ये आप एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दो उसमें, उत्तरी क्षेत्र में हमको हड़प्पा से पहले मिलते हैं, लेकिन दक्षिणी भारत में ताम्रपाषाण युग के सीधे प्रमाण पाते हैं, जो कि बाद में महापाषाण युग से परिवर्तित होकर राज्य स्थापना तक पहुंच गए। यही इसका सीधा सीधा, इसमें कंक्लूजन विशेष तो आएगा नहीं, क्योंकि विशेषता सीधी पूछ रहे हैं कुछ चीजें आप, तो ऐसे क्वेश्चन को आप समग्रता से उत्तर दे दें। ठीक है, इसके मैप बना के इसको डिफाइन कर दें, इसकी इसकी मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आप ताम्रपाषाण काल के बारे में जो बेसिक जानकारी रखते हैं, सारी जानकारी आप दे सकते थे छोटे छोटे पॉइंट में। ठीक है, विशेषता को मेनली लिखना है, भूमिका और कंक्लूजन, इसमें विशेष कुछ नहीं आएगा। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट प्रश्न मैंने आपसे पूछा था, ये प्रश्न में वैसे जीएस में आ सकता है, यहां तो आएगा नहीं, लेकिन हो सकता है कभी दे दे। उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में पाषाणिक संस्कृति के विस्तार एवं प्रमुख स्तरों को समझाइए। ऑप्शनल में जनरली उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछेगा, लेकिन मुझे आप ये बताओ, क्या यह वास्तव में उत्तर प्रदेश का प्रश्न है? पाषाणिक संस्कृति के अनेकों प्रमाण उत्तर प्रदेश में मिले हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के पेपर में ऐसा भी प्रश्न अगर ऑप्शनल में आ जाए तो आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाषाणिक संस्कृति, इसलिए तो मैंने आपको बोला ना कि आप आज घर जाके सबसे पहले मेन स्थलों को देखेंगे कि कौन से स्थल कहाँ है। पैलेयोलिथिक साइट के भी देखेंगे, पुरापाषाण युग के, मेसोलिथिक साइट के भी देखेंगे, न्यूलिथिक और ताम्रपाषाण के। ठीक है, और साथ में कल आपका पेपर है, तो आपको हड़प्पा सभ्यता के साइट मोटे मोटे आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था, ऐसे क्वेश्चन डील करने के लिए कोई, उत्तर प्रदेश में पाषाण काल में कुछ उसकी विशेषताओं में परिवर्तन नहीं आ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को डील कैसे करना था? इस क्वेश्चन को डील ऐसे करना था कि आपको प्रत्येक टाइम का, जैसे मैंने पाषाणिक संस्कृति लिखी है, नवपाषाण तो लिखा नहीं है, मध्य पाषाण तो नहीं लिखा है, तो उत्तर प्रदेश में आपको इसमें सबसे पहले पुरापाषाण के स्थल आपको बताने थे, उसके बाद मध्य पाषाण के स्थल आपको बताने थे, उसके बाद नवपाषाण के स्थल आपको बताने थे। इस तरीके से तीनों पाषाण को अलग अलग करके बताना, तो इसके लिए तीनों पाषाण के आपको पता होना चाहिए ना। तो आप घर जाके देखेंगे, आपके पास उत्तर प्रदेश स्पेशली कोई भी किताब तो होगी ही, तो आप ऐसे कनेक्ट करके उत्तर प्रदेश के, क्योंकि जीएस में आपको ये क्वेश्चन आएंगे, तो जीएस में भी आपको पढ़ना है, तो कनेक्ट करके आप लोग थोड़े से उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री सिर्फ कनेक्ट करके पढ़ते जाइए। तो उत्तर प्रदेश में आपको पुरापाषाण में कौन कौन से स्थल हैं? बेलन घाटी आपने नाम सुना होगा, महागरा, बेलन घाटी, कोल्डहेवा, ये सब आपने, तो पुरापाषाण में बेलन घाटी मेन आती है। क्या साक्ष्य मिलेंगे वहां पे? एनिमल्स के साक्ष्य मिलेंगे, फूड का जो संग्रहण करने वाले साक्ष्य हैं। अब आपको डील कैसे करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि पुरापाषाण में आपको जो पुरापाषाण की विशेषता है वो इसके अंदर डाल देनी है। जब हम मध्य पाषाण आएंगे तो आपको लिख देना है, सूक्ष्म उपकरण मिलेंगे, सूक्ष्म औजार मिलेंगे, पॉलिश्ड उपकरण मिलेंगे, थोड़े थोड़े उत्पादन के साक्ष्य मिलेंगे। यानी जो मेसोलिथिक कल्चर में पढ़ते हैं वो, अब बस आपको सिर्फ और सिर्फ स्थल का नाम याद रखना था, बाकी जो जो विशेषताएं पुरातत्व की, मध्यकाल की और उसकी थी वो इसमें डालनी थी। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन था ही नहीं। नवपाषाण में कितने सारे स्तर, मध्य पाषाण में कितने सारे स्तर हैं आपके? प्रताप सराय, नाहररा, महादहा, सोनारगांव, कितने सारे स्थल हैं आप देखो उसमें उत्तर प्रदेश में। नवपाषाण में कोल्डेवा, वो जो कौन सा है जिससे नए वाले जो साक्ष्य मिले हैं, नए जो प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं कृषि के, क्या नाम है उसका, तो ये क्षेत्र में पड़ता है वो क्षेत्र। तो उन स्थलों के केवल आपको नाम इसमें लिखने थे और उसको क्रोनोलॉजी से आपको बताना था। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल था। तो ये इस तरह के टास्क के लिए आपको रेडी होना चाहिए, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन समझाने वाला है। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था कि कलहड़ की राजतरंगिणी एकमात्र ऐतिहासिक पुस्तक है, कथन को स्पष्ट करें। क्या आपको ये डिबेट पता है कि भारत जो नव साम्राज्यवादी या साम्राज्यवादी इतिहास लेखन है, उसके अंदर भारत के ऊपर एक आरोप लगाया जाता है। भारत के ऊपर आरोप क्या लगाया जाता है? भारत के ऊपर आरोप यह लगाया जाता है कि भारतीयों में ऐतिहासिक बुद्धि का अभाव था। ठीक है, इसका कारण क्या है? भारत में कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ऐतिहासिक मानकों पर खरा उतरता है। ठीक है, लेकिन एक ग्रंथ है कलहड़ की राजतरंगिणी। ठीक है, तो ये ऐसा ग्रंथ है जिसको माना जाता है कि पूरे एंशिएंट इंडिया का ओनली
एकमात्र ग्रंथ है जो कि इतिहास की दृष्टि से लिखा हुआ है। तो आप कलहण की राजतरंगिणी पर यूपी पीसीएस क्वेश्चन भी पूछ चुका है, आपको पता होना चाहिए किस टाइम पे कलहण की राजतरंगिणी लिखी गई है। अब इस क्वेश्चन को पहले, सबसे पहले आप इसमें कलहण की राजतरंगिणी देंगे कि ये कश्मीर के शासक के श्री हर्ष के, यहाँ बेसिक जानकारी आप कलहण की, तो आप 2-3-4 किताबों के ऐसा कीजिए, आप इसके 2-3-4 किताबों के बारे में आप अभी लिख लीजिए, मैं लिखवा रहा हूं, उन किताबों के बारे में आपको घर से पढ़ना है, उन किताबों से रिपीट हो के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंशिएंट से मिडिएवल तक 2-3 लेखकों के बारे में आप लिख लीजिए। सबसे पहले आप लिख लीजिए कलहण की राजतरंगिणी, इससे इसके बारे में आपको थोड़ा पढ़ना है। दूसरा आप लिखिए कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना है। मेगास्थनीज की इंडिका, इसके बाद में आपको पढ़ना है, और अलबरूनी, और अलबरूनी, अलबरूनी ने भारत का विवरण कैसे किया है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये 4 लोगों को आप गांठ बांध के पढ़ लीजिए। दूसरी बात, इसमें आप विदेशी यात्राओं, दूसरी चीज लिख लीजिए, जो विदेशी यात्री हैं वो शुरुआत से लेकर मध्यकाल तक जो भी हैं, आप क्रोनोलॉजी में सबके बारे में जानेंगे कि कौन कब आया और उसने जैसे ह्वेनसांग ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही, फाइयान ने कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही, मेगास्थनीज तो कंप्लीट हो ही जाएगा। सारे नहीं जानने, मेंस में इंपॉर्टेंट जानने होते हैं। मेगास्थनीज जानना है, मेगास्थनीज के बाद आपको पिलनी इल्ली की कुछ छोटी मोटी बात तो जानना है, फिर ह्वेनसांग को और फाइयान को डिटेल में जानना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ह्वेनसांग और फाइयान को भी डिटेल में जानना है, अलबरूनी को जानना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन मिल ही जाएगा आपको 100%, ठीक। और कलहण की राजतरंगिणी, इस क्वेश्चन में आपको कलहण की राजतरंगिणी के बारे में बताना था। कलहण जो थे वो कश्मीर के शासक श्री हर्ष के यहाँ पर राजदरबारी थे, और 12वीं सदी के लेखक थे। अब इसमें 1169, 1140 ये सब आपको कुछ याद नहीं करना है, 12वीं सदी याद कर सकते हैं ना, केवल आपको 12वीं सदी। अच्छा, जो स्टूडेंट लिखने वाला होता है वो बहुत ही फालतू का एग्जैक्ट डेटा नहीं देता है, ठीक है। तो आपको 12वीं सदी लिखना है कि आरंभ से लेकर मध्य 12वीं सदी तक के इतिहास का इन्होंने, आधी 12वीं सदी के इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है। कारण यह है कलहण की राजतरंगिणी को ऐतिहासिक मानने का कि कलहण एकमात्र ऐसे राइटर रहे हैं पूरे इंडिया में जो कि इतिहास लिखने के नियमों का बखान करते हैं। वो ये कहते हैं कलहण अपनी बुक में कि इतिहास को कैसे लिखा जाना चाहिए, इतिहास के स्रोत उसने क्या क्या अपनाए हैं, और जिन स्रोतों को उसने लिया है उन स्रोतों को उसने पुष्ट किया है या उसको उसको अलग से वेरीफाइड किया है, यानी कि वो भी बताता है कलहण। कलहण ये भी बताता है कि कितने कितने समय का इतिहास उसने आंखों देखा लिखा है और कितने समय का इतिहास उसने दूसरों से सुन के लिखा है। और कलहण ये भी बताता है कि इतिहास का उपयोग आगे के समय में जनरेशन को कैसे करना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं। लेकिन जब मैं पूछ रहा हूं कथन को स्पष्ट करें, तो इसका मतलब, अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये छोटा सा पॉइंट आप दिमाग में रखना, क्वेश्चन टिप्पणी करें, कथन स्पष्ट करें। देखो, अगर वो सीधा आपको पूछ रहा है आलोचनात्मक वर्णन, ठीक है, तब तो आपको समझ में क्लियर आ रहा है कि आपको आलोचना करनी है। लेकिन अगर नहीं भी पूछ रहा है तो क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पष्ट करने के लिए आप थोड़ी सी आलोचना जरूर करें, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में वो आलोचनात्मक वर्णन नहीं लिख रहा है, लेकिन फिर भी आप इसमें थोड़ी सी आलोचना डालें पीछे से। निष्कर्ष लिखने से पहले, निष्कर्ष लिखने से पहले आप थोड़ी सी आलोचना इसमें डालेंगे। आलोचना क्या डालेंगे? किंतु भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना, किंतु फिर भी भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा माना गया है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इतिहास लेखन के सभी सावधानियों को पूर्णतः ध्यान में नहीं रखा गया है, और इसका अपवाद स्वयं कलहण भी नहीं रहे हैं, क्योंकि कलहण का आरंभिक इतिहास मिथकों एवं कल्पनाओं पर आधारित था। कलहण ने क्या किया था कि जो सामने से देखा वो तो विश्वास योग्य है, लेकिन उन्होंने तो हजारों साल पहले से पूरी कहानी लिखी आरंभिक काल से, तो वो तो सब मिथक के आधार पर है, वो लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा इसमें लिख सकते हो, कलहण जो है दरबारी कवि थे, तो कुछ ना कुछ संभावना रह सकती है कि उन्होंने प्रशस्ति की होगी। तो इस टाइप की थोड़ी सी आलोचना कर दें। फिर निष्कर्ष में, फिर भी निष्कर्ष में ऐसे नहीं होता कि बात बनाने वाली बात है, फिर भी
कलहण का इतिहास अन्य ग्रंथों की अपेक्षा न सिर्फ अधिक प्रमाणिक है बल्कि इतिहास लेखकों के मानकों पर खरा उतरता है। दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं, भले ही देखो आज के टाइम के इतिहास लेखन में तो बहुत अधिक विकास हो चुका है, तो दूसरा इसका निष्कर्ष हो सकता है, भले ही इतिहास लेखन के वर्तमान मानकों पर कलहण की राजतरंगिणी खड़ी नहीं उतरती है, परंतु समकालीन पाश्चात्य इतिहास लेखन या समकालीन या कंटेम्पोरेरी वेस्टर्न हिस्टोरियोग्राफी के अनुसार कलहण की राजतरंगिणी इतिहास लेखन या हिस्टोरियोग्राफी के मानकों पर या स्टैंडर्ड पर खरी उतरती है। ठीक है, ये इसकी दिशा ये थी लिखने की। ठीक, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए किस दिशा में लिखने थे? आपको किसी क्वेश्चन को लेकर कोई डाउट कोई भी पूछ सकता है, डाउट खुल के पूछिए, मेंस के पेपर में खुल के पूछिए, इसमें कोई डाउट आपको इससे रिलेटेड हो। सर एक चीज पूछनी, सर जो एक क्वेश्चन था हाँ पूछिए। कि भारतीय इतिहास के आरंभिक पूछिए। काल के अध्ययन के स्रोत एवं ड्रेस कोड के बारे में बताइए। तो सर इसमें ये डाउट था मुझे क्वेश्चन कि आरंभिक काल में पूरा प्राचीन भारत आएगा। कौन सा क्वेश्चन पूछा था मैंने आपको? कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? सर भारतीय ये इतिहास के आरंभिक काल के अध्ययन। हाँ ये टॉपिक बिल्कुल बिल्कुल ये पूरा प्राचीन भारत के लिए है। ठीक है, ये टॉपिक वास्तव में तभी तो कलहण मैंने पूछ लिया, कलहण 12वीं सदी तक का नहीं चला गया, ये हिस्टोरियोग्राफी से रिलेटेड है। अब इसमें आपको ध्यान क्या करना है, गुप्त काल की प्रमुख प्रमुख जितनी भी किताब हैं, नाटक हैं, उनके लेखक राइटर, ये सब आपको याद करना है। विदेशी यात्रियों यानी कि जो इतिहास लेखन का जो इतिहास के स्रोत और लेखन का जो पहला चैप्टर है ना, वही है ये। इसके अंदर पुरातात्विक स्रोत आ जाएंगे सारे, साहित्यिक स्रोत पूरे वहां तक जाएंगे गुप्तोत्तर काल तक। ठीक है, उस गुप्त काल में बहुत सारे नाटक वगैरह वहां से सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। दूसरा विदेशी यात्रियों के विवरण, तो विदेशी यात्रियों को आप डिटेल मतलब जो मैंने 2 4 5 नाम रखा है उनको तो अच्छे से पढ़ना है, बाकी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पूछ ले कि प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन में विदेशी यात्रियों के विवरण का क्या महत्व है, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चीनी विदेशी यात्रियों, एक क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है कि चीनी विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार प्राचीन भारतीय इतिहास की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन अरबी यात्रियों के अनुसार भी पूछ सकता है। तो आप सभी विदेशी यात्रियों को डिटेल में थोड़ा थोड़ा आप जान लेंगे, और जिसको डिटेल में पढ़ना है, डिटेल में होन्सांग को आपको पढ़ना है, फाइयान को डिटेल में पढ़ना है, अलवरीनी को डिटेल में पढ़ना है, मेगास्थनीज को डिटेल में पढ़ना है, और प्लिनी को थोड़ा जानना है आपको, प्लिनी और स्ट्रैबो को। प्लिनी और स्ट्रैबो को थोड़ा सा जानेंगे आप, ज्यादा डिटेल नहीं, बस आपको पता होना चाहिए इन्होंने क्या किया है। और ये जो मेगास्थनीज, फाइयान, अलबरूनी और होन्सांग, इन 4 को तो आपको बहुत अच्छे से जानना है कि इन्होंने भारत का विवरण आखिर किया कैसे है। इन्होंने सामाजिक विवरण भी किया है भारत का, आर्थिक विवरण भी किया है भारत का, राजनीतिक विवरण भी किया है, धार्मिक विवरण भी किया है। ये 4 लोगों को आप अच्छे से पढ़ेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी आप अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, कोई डाउट आज के क्वेश्चन पेपर से लेकर? कोई डाउट, कोई कठिनाई किसी को विशेष हुई हो जो क्लियर नहीं हो? बाकी तो आपकी टेस्ट कॉपी चेक हो ही जाएगी, यहां तो सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ किया करेंगे कि इसमें कोई आपको डाउट हो रहा है तो वो आप पूछ लीजिए, और बाकी जो क्वेश्चंस में आपको कैसे लिखना था वो बताया करेंगे केवल। अभी क्वेश्चन पेपर तो आपका चेक हो गई। ठीक, कोई और डाउट? रिसोर्सेस वगैरह लेकर के आपको कोई परेशानी तो नहीं है ना ऑप्शनल में? नहीं सर। हाँ, तो आप लोग बस जो टेस्ट के अनुसार जो आपको टेस्ट कराया जा रहा है इसी के अनुसार आप पढ़ते चलिए। ठीक है, तो ज्यादा लोड भी नहीं होगा आपको, और आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा अच्छी तरीके से। ठीक सर। मीटिंग क्लोज करें? जी सर। ठीक, थैंक यू सर। किसी को भी कोई डाउट? हाँ, कोई भी कल भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पे पूछ लीजिएगा। ऐसा करेंगे हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे अलग से टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस भी शेयर कर सकते हो वहां पे। ओके, बना हुआ है उसमें ऐड कर देते हैं आपको। गुड, हाँ हाँ ठीक, ओके बाय। पढ़िए आप लोग, कल का फिर टेस्ट देना है आपको।
गुड इवनिंग, बाय बाय, टेक केयर, मस्त पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू सर।